वेलकम टू इजी कंसेप्चुअल स्टडी। आज हम लेक्चर नंबर 2 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसके रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट कंजम्पशन लॉ भी कहते हैं, गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिफिनेशन ऑफ लॉ बेसिस, इजम्पशन, टेबल, ग्राफ, लिमिटेशन और इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मीन एडिशनल, यानी कहने का मकसद यह है कि किसी भी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को यूज़ करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ क्या कहता है? कहता है अदर थिंग रिमेन द सेम व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीज द यूज ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी ऑफ एवरी न्यू यूनिट ऑफ द कमोडिटी विल बी लेस देन द यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस यूनिट। यानी किसी भी कमोडिटी के आप जब एडिशनल यूनिट को यूज़ करते जाएंगे तो एडिशनल यूनिट की जो यूटिलिटी होगी वो प्रीवियस वाले यूनिट की यूटिलिटी से हमेशा कम होती जाएगी। अब ये जो लॉ है बेस करता है वेरी टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। पहला फैक्ट्स कहता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अ पार्टिकुलर वांट्स लिमिटेड, सो इट कैन बी सेटिस्फाइड। यानी कहने का मकसद ये है कि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर ख्वाहिश वो महदूद होती है और उसको हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको प्यास लगी है, ये आपकी पार्टिकुलर वांट है और लिमिटेड है, इसको हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लास ऑफ वाटर को यूनिट ली है, तो ये कहता है कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वाटर इंटेंसिटी हिज हर वांट फॉर द वाटर गोज ऑन फॉलिंग एंड रीच अ पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर डू नॉट वांट एनी मोर यूनिट ऑफ वाटर। यानी कि जैसे जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर यूज़ करते जाएंगे आपके प्यास की शिद्दत कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको पानी पीने की मज़ीद ख्वाहिश नहीं रहेगी। दूसरा है कि कमोडिटी आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ईच अदर, यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये होता है कि किसी भी कमोडिटी का ऐसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जिसमें सेम क्वालिटी, सेम फीचर, सेम सेटिस्फेक्शन आपको हासिल होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की टी और कॉफ़ी, कोका कोला और पेप्सी। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो क्या होता जाएगा? उस कमोडिटी के जब आप एडिशनल यूनिट यूज़ करते जाएंगे तो दूसरे वाले यूनिट की इम्पोर्टेंस पहले वाले यूनिट से कम होती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इम्पोर्टेंस लेस एंड लेस ड्यू टू यूज ऑफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वाटर। अब हम इसकी एजम्पशन को डिस्कस करते हैं। एजम्पशन में पहला है सूटेबल क्वांटिटी। सूटेबल क्वांटिटी का मतलब होता है जो आप क्वांटिटी यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो। फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगी है तो एक गिलास ऑफ वाटर एक सूटेबल यूनिट है। जब आप एक स्पून से पानी पियेंगे यानी कि चम्मच से पानी पियेंगे, ये स्मॉल क्वांटिटी है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। या फिर जग ऑफ वाटर, ये टू मच यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो जग को ख़त्म करने से पहले ही आपकी वांट सेटिस्फाइड हो जाएगी। दूसरा है कि कंटिन्यूस कंजम्पशन। कंटिन्यूस कंजम्पशन का मतलब होता है कि इट मीन कंजम्पशन विदाउट इंटरवल या गैप, यानी कि आपने जो कंजम्पशन करनी है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, उसके फ़ौरन बाद दूसरा गिलास पीना, उसके फ़ौरन बाद तीसरा गिलास पीना। कहते हैं कि अगर ए मैन ड्रिंक फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इन मॉर्निंग एंड सेकंड ग्लास ऑफ इवनिंग, यानी कि एक बंदे ने सुबह पानी पिया और दूसरा गिलास शाम में पिया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड ग्लास मोर देन फर्स्ट। तो इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमने कंटिन्यूस कंजम्पशन करनी। तो थर्ड वन कहता है यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मैयर कर सकते हैं। इक्वल यूनिट, इक्वल यूनिट का क्या मतलब होता है? जो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी है, क्वालिटी ऑफ यूनिट है, वो क्या रहने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि आप पहले लोकल क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप ब्रांडेड क्वालिटी यूज़ करेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि इफ़ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इज़ ड्रंक आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ सिंपल वाटर देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। फिर वो कहता है कि नो चेंज इन कंज्यूमर मेंटल कंडीशन, यानी कंज्यूमर का जो मेंटल कंडीशन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा
एप्पल खा रहा है, सेब खा रहा है, तो उसको नहीं पता कि एप्पल खाने से इसकी सेहत पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ही डॉक्टर ने उसको बताया कि एप्पल आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो वो एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाएगा, तो एप्पल की मार्जिनलिटी इंक्रीज होगी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। फिर कहता है कि नो चेंज इन इनकम, कहता है कि कंज्यूमर की इनकम में भी चेंज नहीं आने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही उसकी इनकम चेंज होगी, वो लोकल क्वालिटी से सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कमोडिटी को यूज़ करना शुरू कर देगा। तो इस केस में आपका ये लॉ प्रूफ नहीं होगा। फिर नो चेंज इन प्राइस, कहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब हम इसको टेबल और ग्राफ से समझेंगे। अब टेबल को बनाने का तरीका क्या होता है, इसके की पॉइंट्स क्या होता है कि आपने मार्जिन यूटिलिटी को सेम गैप से डिक्रीज करना है, फिर इसको ज़ीरो पे लेके आना है, फिर इसको नेगेटिव करना है। आप मार्जिन कोई भी यहाँ मार्जिन यूटिलिटी का टेबल बनाते हुए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपने ये बात और ये बात जहन में रखनी। तो यहाँ पे मैं पहली वैल्यू ले रहा हूँ 15, फिर मैं 5 के गैप से इसको डिक्रीज करता जाऊँगा, ये 10, फिर ये 5, फिर ये 0 और फिर -5। अब टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 25, इसमें ये ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 30 में ये ऐड कर देंगे तो फिर अगेन 30 में ये माइनस करेंगे तो -25। तो बेसिकली ये जो आपका जो पॉइंट होता है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। पॉइंट ऑफ स्टेटिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन फुली सेटिस्फाइड होगी। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ का की पॉइंट क्या होता है कि यहाँ आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी होती है टेबल में से। अब क्योंकि हम मार्जिन यूटिलिटी के ग्राफ को ड्रा करेंगे, तो हमने यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -5। तो कहता है सेम गैप ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि जब हम यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे भी हमने सेम गैप से वैल्यू प्लॉट करनी और यहाँ पे भी सेम गैप से वैल्यू प्लॉट करनी। अब देखें, अब जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मेरी मार्जिन यूटिलिटी कितनी थी, 15 थी। दूसरा यूनिट किया तो 10, तीसरा यूनिट किया तो 5, चौथा यूनिट किया तो 0 और पाँचवा यूनिट किया तो मैं इन ग्राफ को ज्वाइन करता हूँ। तो ये मेरा मार्जिन यूटिलिटी का कर्व बन गया। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी। लास्ट वन, इस लॉ की लिमिटेशन देखते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं और क्रिटिसिज्म, यानी कि ये वो केसेस है जहाँ पे ये लॉ आपका अप्लाई नहीं होगा। तो कहता है दिस लॉ में नॉट बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस हेयर मार्जिन यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। तो इसमें पहला क्या है, नॉलेज, यानी कि जिसको नॉलेज गेन करने की ख्वाहिश है तो उसकी नज़दीक वो नॉलेज की मार्जिन यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। ये केस है इनकम एंड वेल्थ, यानी कि दौलत दौलत के केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी कि किसी की बंदे की इनकम अगर 10,000, उसकी ख्वाहिश ये होगी मेरी इनकम 20,000, अगर 20,000 होती है तो वो कहता है कि 30,000 हो, 30,000 होता है 40। ये केस वेल्थ के केस में, अगर किसी बंदे के पास ₹1,00,000 वो कहता है कि 2 लाख हो जाए, 2 लाख होता है तो कहता है 4 लाख हो जाए, इस तरह उसकी मार्जिन यूटिलिटी बढ़ती रहती। अब रेयर कलेक्शन या हॉबीज़ के केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प या ओल्ड कॉइन, किसी बंदे को शौक है कि ओल्ड कॉइन इकट्ठा करने का, तो इस केस में भी उसकी मार्जिन यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। फैशन के केस में, जैसे अब किसी बंदे को अगर फैशन करने का शौक है, तो जैसे जैसे न्यू फैशन आते रहेंगे तो वो न्यू फैशन को अडॉप्ट करता रहेगा, यानी कि उसकी इस केस में भी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी। पर्सनल शो ऑफ, यानी जो स्टेटस वाले लोग होते हैं, जिनको अपने ईगो जिसे कहते हैं, जिस स्टेटस को मेंटेन रखना होता है, तो उसके केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ड्रग्स और नारकोटिक्स, यानी कि जो बंदे जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, उस केस में भी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज ही होती। फॉर एग्जांपल सिगरेट है, ओपीनियम, हेरोइन एट्सेट्रा। इम्पोर्टेंस इस लॉ की क्या है, सबसे पहले कंज्यूमर के लिए। अब कंज्यूमर हमेशा वो कमोडिटी परचेज करेगा जिसकी मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा होगी,
यहाँ पे मैंने लिखा है वाइल मेकिंग परचेज ही शुड प्रेफर दोज कमोडिटी विच हैव मोर यूटिलिटी फॉर हिम, जिसकी यूटिलिटी उसकी नज़र में ज़्यादा होगी वो हमेशा वही गुड्स परचेज करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ये लॉ क्या बेनिफिट देता है। अब आप देखेंगे यूटिलिटी जो रिच पीपल के लिए होती है पैसे की वो कम होती है कि जबकि पुअर पीपल के लिए पैसे की यूटिलिटी ज़्यादा होती है। सो दिस लॉ प्रोवाइड बेसिस फॉर टैक्स सिस्टम। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा, इम्पोज मोर टैक्स ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर, यानी कि गरीबों पे कम टैक्स लगाएगा और अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिटरमिन करना है, कैसे तयन करना है किसी भी कमोडिटी की प्राइस को। कहता है प्रोवाइड बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या होगी इंशाल्लाह हम ये आके डिस्कस करेंगे। कहता है इट एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को कैसे इंक्रीज करें ताकि उस कमोडिटी की प्राइस कम होती जाए। और आखिर में बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ, ये जो लॉ है ये लॉ इकोनॉमिक्स की कुछ लॉ की बेस प्रोवाइड करता है, जिसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, आल्सो बेस्ड अपॉन दिस लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।